नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य बिहार में जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। अब इसके बाद जातीय जनगणना का मुद्दा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चला है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की सबसे बड़ी नेता कही जाने वाले मायावती जातीय जनगणना का समर्थन कर राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, या अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी बसपा अपना स्टैंड क्लियर करने की कोशिश कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। मायावती न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग कर रही है। मंडल आयोग की सिफारिश का जिक्र करते हुए मायावती ने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय करार दिया है। समाजवादी पार्टी पहले से ही जातीय जनगणना की मांग करती आ रही है और अब मायावती के ट्वीट के बाद यह मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है। लेकिन बीजेपी का जातीय जनगणना को लेकर कोई फिक्स स्टैंड नहीं है, स्टैंड क्लियर नहीं है। चुनाव नजदीक है तो जाहिर है विवादित मुद्दों को हवा देने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि जाति नेताओं का फेवरेट टॉपिक है। बस सवाल यह है कि इससे फायदा किसको है, क्योंकि जाति की बात आरक्षण का जिक्र किए बगैर पूरी नहीं होती, और आरक्षण आजादी से लेकर आज तक इस देश का सबसे विवादित मुद्दा रहा है। 2024 के चुनाव से पहले जातीय जनगणना का मुद्दा प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं, लेकिन जातीय जनगणना की मांग का यूपी की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा, उसी पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनते हैं ये बयान। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय दल है वो जाति की राजनीति करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो। वो जाति की राजनीति करते हैं और अपनी ही जाति का नुकसान करते हैं, कभी अपनी जाति की भलाई नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। आज सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों का उत्थान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में गरीबों का उत्थान हो रहा है। सरकार की 1 दर्जन से अधिक योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, किसान सम्मान निधि हो, गरीबों को पेंशन हो, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हो जो गरीबों के उत्थान के लिए बनाई गई और जिसका प्रभाव समाज के अंदर दिख रहा है। और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निरंतर भारतीय जनता पार्टी को जनता का विश्वास भी है और बहुमत भी है, और हम निरंतर चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया है। बात वो करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम ओबीसी समाज से, जब मंत्रियों की लिस्ट जारी होती उनके आगे जाति लिखी जाती, लेकिन उस जात के लोग कितने हैं, इसको लेकर आखिर सरकार जनगणना कराने से क्यों भाग रही? कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रुख है। श्री राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है जाति जनगणना होनी चाहिए, और हमने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में रखा था, हम करा रहे हैं। हमारी सरकार 2024 में बनने जा रही है, हम पूरे देश में कराएंगे। भाजपा अपना स्पष्ट रुख करे, अपना दोगलापन बंद करे, उत्तर प्रदेश में कब होगी इस पर बात करे। सिर्फ अपने मंत्रियों की जाति बताने से पूरे पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के या हर एक समाज के लोगों का, ब्राह्मण समाज का कल्याण नहीं हो जाता। उसके लिए आपको जनगणना करानी होगी। भाजपा इससे क्यों भाग रही है? चलिए अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से राज शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे शशिकांत तिवारी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जुड़ रहे हैं, वहीं हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा, जो मुद्दा है जातीय जनगणना का, अब जब पटना से क्लीन चिट मिल चुकी है हाईकोर्ट से, तो उसके बाद जाहिर तौर पर यह मुद्दा अलग अलग राज्यों में उठ ही रहा है, लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश में इस वक्त बसपा की जो स्थिति है उसको लेकर बात करें, और जिस तरह से बसपा पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब के बीच में मायावती अचानक एक ट्वीट करती है और कहती है कि हम जातीय आरक्षण चाहते हैं, जो तमाम विपक्षी दल पहले से इसको लेकर मांग कर रहे थे। तो क्या कहा जाए, क्योंकि बसपा का जो इतिहास रहा है या फिर यूपी का जो इतिहास रहा है उसके मद्देनजर, क्या मायावती एक बार फिर से काशीराम जी की पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही है उस वक्त जिस वक्त बसपा की हालत, यानी कह दे कि उत्तर प्रदेश में बसपा इस वक्त हाशिए पे है? देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद वहाँ जो है जाति जनगणना शुरू हुई, लेकिन उसको पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कह दिया है कि ये जाति जनगणना वैध है। इसी आधार पर वहाँ जाति जनगणना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी जो है जाति जनगणना की बात कही जा रही है। लेकिन अगर आप देखें तो जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो लोग उस समय कहाँ थे जब 4-4 बार बसपा की सरकार रही, बसपा की मुख्यमंत्री बहन मायावती रही,
और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव भी जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो लोग भी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। उस समय उनको याद नहीं आई, और आज जो है वो जब वो हाशिए पे वो लोग जा चुके हैं, उनका वोट बैंक खिसक चुका है, तो वो लोग अपने वोट बैंक को किसी तरह से हासिल करने के लिए इस तरह की डिमांड कर रहे हैं कि जो है जातिगत जनगणना जरूरी है, उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और कांग्रेस ने तो कह दिया है कि 2024 में अगर उनकी सरकार बनी तो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ये लोग हताश, विपक्ष हताश और निराश है। उसी को देखते हुए अब वो जातिगत जनगणना का सहारा ले रहे हैं, उसी सहारे के तहत ये जातिगत जनगणना का राग अलाप रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए, इसका कोई विशेष औचित्य नहीं है कि जो है जातिगत जनगणना कराई जाए, क्योंकि इसका मूल कारण आप जान लीजिए कि बहुत से प्रदेशों में जिस तरह से ओबीसी समुदाय, कुछ लोग उसको सामान्य वर्ग में आते हैं, कुछ लोग जो है ओबीसी में आते हैं। ये बिहार में ही अगर आप देखें तो कुछ जाति के लोग सामान्य वर्ग में आते हैं और कुछ जाति के लोग जो है ओबीसी में आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का दर्जा दिया गया है जातियों में ही। नहीं, ये सब चीजें, ये मसला इसलिए और पंकज जी बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि अभी 2021 में ही जो 127वां संशोधन हुआ है संविधान में, उसके तहत अब राज्य खुद तय कर सकता है कि ओबीसी वर्ग में किसे रखा जाए। यानी कि पूरी तरीके से केंद्र ने जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में डाल दी है। और अब मायावती जी जो मांग कर रही हैं, चले भले ही वो कह रहे हैं कि केंद्र भी इस आरक्षण को लेकर गंभीरता से काम करे, लेकिन अगर सिर्फ यूपी सरकार को ही लेकर देख ले तो कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर राज्य सरकार पर अब दबाव बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल, राज्य सरकार पे दबाव बनता दिख रहा है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, ये निश्चित मान के चलिए। और वैसे भी अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश में इसका कोई औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य जरूर है, लेकिन पूरे देश की अगर बात करें तो 1 लाख जातियां यहाँ पूरे भारत में हैं, और उनको किन को किस वर्ग में रखा जाए, किसको किस वर्ग में रखा जाए, ये सब एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और ये हर स्टेट का अलग अलग एक नजरिया, तो इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है इस तरह की बात करना। और इस तरह का ये विपक्ष हताश और निराश है। उनका जनाधार बसपा देखिए उत्तर प्रदेश में हाशिए पे जा चुकी है, इसीलिए बसपा इस मुद्दे को उछाल रही है कि जो है इस तरह का मुद्दा मिले कि हम जो है आपके साथ हैं, हम आपके हित की बात करते हैं। तो बहन मायावती इस तरह का मुद्दा लेके मैदान में उतरी है, जबकि उनका जनमत खिसक चुका है और वो भाजपा की ओर शिफ्ट हो चुका है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी 2022 के लोक विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आपने स्पष्ट रूप से देखा, और कांग्रेस तो खुद ही जो है जितना कम परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस को मिला, तो ये भी सबके सामने है। और सवाल ये है कि जब पहले आप सत्ता में थे उस समय आपको जातिगत जनगणना की याद क्यों नहीं आई? आपको उस समय कराना चाहिए था, लेकिन आपने उस समय ऐसा कुछ नहीं किया, उसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया। ये सब खाली एक जुमलेबाजी है, और वो एक इस चीज को दिखाना है कि चूंकि वो लोग हताशा का शिकार है, इसलिए वो जातिगत जनगणना का सहारा ले रहे हैं कि 2024 में इसको मुद्दा बनाकर किसी प्रकार से ओबीसी समुदाय या अन्य वर्ग को, सबको, अन्य सभी वर्गों को कुछ उसका लाभ लिया जा सके, उसको वोट बैंक में कन्वर्ट किया जा सके। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये पैसे की बर्बादी, मेरा अपना विचार है, ये पैसे की बर्बादी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, हमारे साथ अब राज शर्मा भी जुड़ चुके हैं और शशिकांत तिवारी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, पटना हाईकोर्ट से फैसला आ चुका है। अब लगातार यूपी में नेताओं से अब इस बारे में पूछा जाता था तो ये कहा जाता कि बिहार का मामला तो देखिए कोर्ट में फंसा है, तो अब वो बहाना भी नहीं रह गया। तो क्या स्टैंड है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का? क्योंकि बिहार में जब आप जेडीयू के साथ गठबंधन में थे तो आपने समर्थन किया, लेकिन यूपी आते आते आप कंफ्यूज नजर आते हैं। देखिए, बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात यह है कि जिन जातियों की जनगणना की बात ये लोग कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी कर रहे हैं, वो सारी जातियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास में लगी हुई। अब जो पिछले 30 साल 40 साल का जो दशक रहा है, वो 30 साल लगातार जिस प्रकार से जात की राजनीति मुलायम सिंह यादव ने किया, मायावती जी ने किया और दूसरे लोगों ने किया, बिहार के लोगों ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बने लालू यादव ने किया, वो माहौल अब नहीं रहा। देश की हर जातियां अब विकास में लगी हुई हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मान करके उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सभी लोग विकास में लगे हैं। मायावती जी का जो हश्र हुआ, जो चुनाव परिणाम आया, वो ये बताता है कि मायावती जी तो अब हताश हैं और मायावती जी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए मायावती जी इस मुद्दे को बल दे रही हैं। लेकिन उनको यह ज्ञान नहीं है कि वो समय बीत गया जब वो कभी बोला करती थी कि उनकी बात को लोग सुना करते थे, अब उनका कोई सुनने वाला नहीं।
तो आज जो पूरा देश जो है विकास के मुद्दे पे आगे बढ़ रहा है, दूसरे कामों में लगा है, एक एक आदमी की चिंता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। शशिकांत जी, तो अभी आपने कहा कि जातियों का विकास हो रहा है समान रूप से, कोई जातिवाद नहीं है। आप ही के राज्यों को देख लेते हैं। महाराष्ट्र में मराठा लोग आरक्षण मांग रहे हैं, गुजरात में पटेल आरक्षण मांग रहे हैं, हरियाणा में जाट आरक्षण मांग रहे हैं। तो आप कह रहे हैं सभी जातियों का समान रूप से विकास हो रहा है, तो फिर ये क्यों आरक्षण के लिए आवाज उठा रहे हैं? नहीं, देखिए एक बात, जो ये जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जनगणना करा करके ये क्या मांगेंगे, क्या करेंगे? तो जो चीज जो ये अपने रहते, जो 3 बार मुलायम सिंह रहे, 3 बार मायावती रहे, तो इन लोगों ने क्यों नहीं इन बातों को आगे लाए? क्या कर सकते थे? ये जाति जनगणना करके ये क्या दे सकते थे? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अब क्या दिलवाना चाहते हैं? तो ये मुद्दे जो हैं, अब तो ये इनके लिए मतलब कोई काम नहीं है, तो इसलिए कोई मुद्दा इनको हाथ में लेना है और ये केवल चर्चा में आना है। इन चर्चाओं के पीछे जनता नहीं है, जातियां नहीं है, हर आदमी की चिंता जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, राजनीति योगी जी कर रहे हैं। उनको बिना जाति माने सबका ध्यान रखा जा रहा है, चाहे जिस मुद्दे पे ध्यान रखना हो। ठीक है, तो अभिषेक जी, पूरी सरकार तल्लीनता से, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लोगों की सेवा कर रही है, चिंता कर रही है, तो ये जातिगत जनगणना अब तो कोई मुद्दा रह नहीं गया इससे। ठीक है अभिषेक जी, चलिए सबसे पहले जो शशिकांत जी ने बात की उस पर तो जवाब लूंगा ही मैं। साथ ही साथ एक चीज और जानना चाहूंगा साहब, अब तो आप नहीं कहोगे ना कि बसपा जो है वो बी टीम है बीजेपी की? क्योंकि आप हर मुद्दे पर यही कहते हैं बसपा को लेके कि वो बी टीम है। पहली बार समर्थन कर रहे हैं बड़े मुद्दे पे आपके गठबंधन का। धन्यवाद अभिषेक भाई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने प्रश्न किया, मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न के पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि हमारे क्योंकि बड़े ही पंकज भाई बड़े ही अच्छे मित्रों में से हैं, और लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज इस चीज पे हो गया था कि पंकज भाई आज भारतीय जनता पार्टी की बात बोलने लगे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हुए या एक पत्रकार की तरफ से, पत्रकार की हैसियत से बैठे हुए। अरे भाई, जाति की जनगणना का क्या मैटर है? हमारा अपना विचार है। आप जिस हिसाब की तरफ जो बैठे उसकी तरफ जो बैठे आप अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं, जबरदस्ती आपके यहाँ में मिला जाए। जातिगत जनगणना का कोई औचित्य नहीं है, और अगर हताश और निराश है तो इसलिए इस तरह की बात कर रहा है, फिर आप उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि मतलब अभिषेक जी आप मुद्दे पर आ जाइए। जी पंकज जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं अपना व्यू रख रहा हूं, आप भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं, ये कौन सी बात हुई अभिषेक जी? नहीं, ये टिप्पणी ठीक नहीं है। अभिषेक जी आप अपनी बात रखिए, और पत्रकार का अपना व्यू है। ठीक है, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ पंकज भाई, लेकिन खैर अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे पर। देखिए, पंकज जी ने कहा कि जातिगत जनगणना के बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि पहले करानी चाहिए थी, पैसे की बर्बादी है। तो मैं हमारे भाई से जानना चाहूंगा कि अगर पहले करानी चाहिए थी तो चुनाव एजेंडा के अकॉर्डिंग अगर ये लेकर के चल रहा है, तो आदरणीय मोदी जी के 10 साल पूरे हो गए, उन्होंने कौन कौन से काम कर दिए, 72 एयरपोर्ट को, और कितने सारे बहुत सारे प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, स्थायी करे जा रहे हैं। ये कौन से क्या अपने पर्सनल एजेंडे से कर रहे हैं क्या? चुनावी एजेंडे को लेकर के नहीं कर रहे हैं क्या? और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पैसे की बर्बादी। अरे साहब, पैसे की बर्बादी, कौन सी पैसे की बर्बादी आप कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही ठगा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठग रहे हैं बैठ करके, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वाई करके पहली बारिश में जब बह गया, उस पे क्या ठगा नहीं? आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बराबर पैचिंग का काम चल रहा है, वो पैसे की बर्बादी नहीं है? कौन सी बात आप करना चाहते हैं? मुझे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं सभी अभिषेक जी कि क्या देश के गरीबों का उत्थान बिना जाति का नाम लिए नहीं हो सकता? क्या जाति ही आज भी वही आधार है? ये तो फिर वही बात हो गई कि हमने 20 साल पहले कुछ लागू किया, आज फिर हम उसी स्थिति में खड़े हैं और फिर वही दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एंटीबायोटिक अब काम ही नहीं कर रहा शरीर पे। अभिषेक भाई, आप बिल्कुल बढ़िया चीज बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा, जिस जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। किस व्यक्ति को बहुत सारे आरक्षण लागू हो चुके हैं और किस जगह पे खत्म करना है, किस जगह को आगे बढ़ाना है, इन सब कैटेगराइज किया जाना जरूरी है। क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जरूरी है।
अगर मुझे कोई आरक्षण मिल रहा है और हमारे पूरे बिरादरी के उत्थान हो चुका है, तो हमारे पास से आरक्षण क्यों नहीं कम होना चाहिए, खत्म क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जातिगत जनगणना से आखिर आपत्ति क्यों? आपको याद दिलाता कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो यही समाजवादी पार्टी ने प्रेशर करके जातिगत जनगणना इसको करवाया था, लेकिन सरकार के लिए इस वजह से एग्जैक्ट आंकड़े नहीं आ पाए थे, वरना शायद आंकड़े आ गए होते। अगर कांग्रेस पार्टी ने रिलीज कर दिए होते तो शायद आज ये मुद्दा हम आप बैठ करके ना इन चीजों को कर रहे होते। चलिए उस पर जवाब ले लेते हैं। राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसको लेकर कई सारे मसले हैं। तो जैसा कि राज जी, अभिषेक जी ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा कांग्रेस ने दिया था। अभी राहुल गांधी कर्नाटक में भी यही नारा दे रहे थे। लेकिन कई सारे सवाल है कि एक तरफ आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि हमें सभी को एक साथ लेकर चलना है। ये दोनों एक साथ कैसे संभव हो पाएंगे? मैं अभिषेक भाई सबसे पहले तो एक चीज बात कहता हूँ, जो आज की बात हो रही है उस पर आज ही का संदर्भ लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। मेरा ये मानना है कि सन 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको हिसाब 2014 से देना। हम विपक्ष में, हम आपसे मांग रहे हैं। और मुझे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और मैं हंसता भी हूं, कि प्रधानमंत्री जी अकेले में जब सोने से पहले जाते होंगे तो वो बहुत हंसते होंगे। वो अमित शाह जी से कहते होंगे, यार मैं तो कोई प्रेरणा देता ही नहीं हूं, सारे नेता मेरे लिए मेरी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा, सारे ही जब मोदी जी की प्रेरणा से काम कर रहे हैं, उन्हीं से इंस्पायर होके काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की अपनी सोच क्या है? आप खुद क्या करना चाहते हो? और अगर ये जाति गणना हो जाए, मैं कह रहा इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूं ये बात, अरे हो जाए ठीक है, आप करा दो, इसमें क्या दिक्कत है? अभी मैं दूसरी बात कहूंगा कि अभी पत्रकार भाई साहब हमारे कह रहे थे, आप सही हैं, पत्रकार का अपना विवेक होता है, ये बात इसमें डिनाई नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे भाई, सबसे बड़ी बात है, आप अपना व्यक्तिगत कहते ना, आप तो पार्टियों को ब्लेम कर रहे हो ना। अभी मेरे हिसाब से ये है, आप स्वतंत्र रूप से कहिए, पत्रकारी वही है जो स्वतंत्र रूप से कहेगा मेरे भाई। अब मैं एक और बात कहता हूं, सबको साथ लेके चलने बात होती है। इसमें अगर हम जाति गणना चाहते हैं तो इसमें क्या सबको साथ लेके नहीं चल रहे? मैं कह रहा, कांग्रेस पार्टी, मैं अपनी पार्टी के लिए कह सकता हूं कि हमें ब्राह्मण की भी उतनी चिंता है, वैश्य की भी उतनी चिंता है, शेड्यूल कास्ट की भी उतनी चिंता है, और अल्पसंख्यक की भी चिंता है। या तो मैं इस जाति का वोट तो वोट ही है ना। और फिर मैं कह रहा, आप जाति पे क्यों करते हो ज्यादा? अब एक लास्ट बात, आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि हम लोग बेकार को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे, हमें नहीं लगानी है अभिषेक भाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है इलेक्शन से पहले धर्म के नाम पे झगड़ा करा देंगे, अल्टीमेटली क्या जाएगा? आज अगर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा, वो भारतीय जनता पार्टी को पता है, वो कन्नू में झगड़ा हो रहा। अब ये कह रहे हैं, वीडियो देख रहा हूं कि विपक्षी दल करा रहे हैं, कानून भी कहते हैं कि संविधान में भी है कि अंतिम पायदान पे आप पाकिस्तान जिंदाबाद लगवाइए और भारतीय जनता पार्टी का कराइए। इन सबका अगर लड़ाई का फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अरे भाई 80% है। अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हम 82% हैं, वोट तो हमारा ही ज्यादा हुआ, उसमें क्या है, इसमें दिक्कत? और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं, मतलब फिर अगर आप कर रहे हो तो वो तो रामलीला, हम करें तो रासलीला। अरे भाई आप मुझे कहिए, आप कराइए रासलीला, पाकिस्तान जिंदाबाद जगह जगह कराइए रासलीला। छोड़ दें, ब्राह्मण को छोड़ दें, वैश्य को छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करेगी, उसको पता धर्म के नाम पे भावुकता में लड़ेंगे, फिर हमें वोट मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी लीजिए आप। लेकिन राज जी, ये भी तो एमपी, ये जो बयान आया है मायावती का, मैं उस पर चाहूंगा आपसे जानना, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से बीजेपी की सरकार की संख्या बल जिस तरह से बढ़ा है, और मौजूदा जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक समय मैंने मायावती की दलित और पिछड़ों की सरकार देखी थी, और वो इकलौता ऐसा समय था जब हमने गैर ब्राह्मणवादी सरकार देखी थी, और अब फिर से उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व दिख रहा है। और इस हिंदुत्ववादी पार्टी का विपक्षी दलों के पास एक ही काट है, और वो है जातिवादी राजनीति। अभिषेक भाई, मैं एक बात का जवाब दूं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता,
कि विपक्षी पार्टी तो कुछ नहीं है, मैं हिंदू नहीं हूं, आप मुझे हिंदू नहीं मान रहे क्या? आपने कहा हिंदुत्व पार्टी, ये बिल्कुल गलत है। मेरे अंदर भी हिंदू है। मैं तो सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं सर। मैं कब कह रहा हूं सिख को मार दूं, मुसलमान को मार दूं? भाई मैं भी हिंदू हूं ना, मैं तो कांग्रेस में हूं। यही भारतीय जनता पार्टी नफरत बोल रही है, यही अभिषेक भाई, इसी से हमारे आपस में जो सौहार्दपूर्ण प्यार चलता था वो प्यार खत्म होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलिए, समय बहुत सीमित है। मैं एक जरूरी प्रश्न बोल के चर्चा को यहीं पर समाप्त करूंगा, बहुत समय सीमित है। मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। पंकज जी, आपने कई सारी बातें रखी, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो कोर्ट ने अपने फैसले में, पटना हाईकोर्ट ने कहा, उसमें यह था कि कार्यपालिका के पास अधिकार है कि जो भी योजनाएं बनाई जाती है उसे समुचित तरीके से लागू किया जा सके और जिनके लिए योजना बनाई गई उन तक पहुंच सके। इसके लिए इस तरह की जनगणना करना जो है वो जरूरी हो जाता है कार्यपालिका के लिए, और इसी के आधार पर जो है जो रोक है वो हटा ली गई। तो कहीं ना कहीं जो राज्य जो चीज कहने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट अपने फैसले में उसका समर्थन कर रही है। बिल्कुल, देखिए पटना हाईकोर्ट ने पहले तो उसको जाति की जनगणना पे रोक लगा दी थी, लेकिन जब उसके बाद बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा और रखने के बाद कोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने उसको समझा, तो उसके बाद उसका मार्ग वहां प्रशस्त हो गया। लेकिन हर राज्य की भौगोलिक स्थिति, हर राज्य की संरचना अलग अलग है, तो और हर राज्य का अलग अलग वहां पर रेशियो है, जनसंख्या का रेशियो है, उसके ऊपर इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां जातिगत जनगणना का क्या हुआ है। लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत विचार है, जातिगत जनगणना का कोई औचित्य नहीं है, ये समय की बर्बादी और धन की बर्बादी है, इसका औचित्य नहीं है। लोगों को वर्ण व्यवस्था और लोगों को बांटने का ये कुत्सित प्रयास है। हिंदुस्तान 140 करोड़ आबादी का देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, उनको बांटने का ये जनगणना के द्वारा बांटने का एक प्रयास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जातीय जनगणना को समर्थन देकर एक तरह से मायावती ने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और अब सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में यही है कि अब राज्य की भाजपा सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर आवाज उठा रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।